नमस्कार दोस्तों। एनटीए नेट के लिए हम क्लास कर रहे थे। इसमें मैं आपको विटनेस्टिंग करा देता हूँ। उसके बाद मैं अगले जैसे भी अपना क्लास रहेगा उसके हिसाब से भेजता रहूँगा। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। वन लाइनर नोट्स तो एक अलग सेगमेंट हो गया, देखिएगा। ठीक है, वन लाइनर्स तो अलग, जैसे मान लिया अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो तो वन लाइनर हो गया, वो ठीक है। इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश इन द सेंस कि पहले मेरे पास वो हैंड रिटन तो मेरे पास थे, बट हैंड रिटन वो बहुत काफ़ी पुराने हो गए। बेसिकली कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए वन लाइनर क्वेश्चंस जैसे आपने देखे होंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने कहा चार। सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है, वो ये कहलाता है। विटगेंस्टीन की फेमस बुक का नाम क्या है, वो ये नाम है। ऐसे क्वेश्चनिंग के अंदर देखिए क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताता हूँ आपको। जब भी आप किसी थ्योरी को क्वेश्चनिंग की फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो याद जल्दी होती है। जब भी आप क्वेश्चन मार्क दिमाग में खड़ा करते हैं कि यार ये क्या होगा, तो वो चीज़ याद जल्दी हो जाती है। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, बट मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आपकी जो सिक्स्थ यूनिट हो जाएगी तो ऑलमोस्ट आपकी 8 यूनिट हो जाएगी। फिर आपका लॉजिक का सेक्शन बचेगा और आपका अप्लाइड फिलोसफी का सेक्शन बचेगा। तो लॉजिक और अप्लाइड फिलोसफी अक्टूबर में आप मान लीजिए आपका एग्जाम है। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको 20 सितंबर से लेकर कि आपके सितंबर एंड तक ये जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये यूनिट वाइज जितना हो सके इंपॉर्टेंट वो आपको प्रोवाइड करा दूँ। सारा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं कंप्लीट प्रोवाइड करा दूंगा। अगर सारा नहीं हो पाता है तो मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी बात, ये जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं या इससे पहले जो हमने यूनिट पढ़ी थी, जिनके वन लाइनर्स तैयार हैं, चाहे वो हिंदी में है चाहे इंग्लिश में है, वो मैं आपको तैयार करके सेंड करा दूंगा। वेडनेसडे तक सभी बच्चों को ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। वन लाइनर जितनी भी यूनिट्स के मेरे पास अवेलेबल हैं उतनी यूनिट्स के मैं आपको दिलवा दूंगा। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं यूनिट फर्स्ट से शुरू करूंगा। यूनिट फर्स्ट हो गया, यूनिट आपका सेकंड हो गया। इसके अलावा वो यूनिट्स जो आपको पढ़ना जरूरी है, जैसे कि आपका इंडियन सोशल पॉलिटिकल हो गया या फिर आपका अप्लाइड फिलोसफी हो गया, 7 से 8 यूनिट का देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। 10 की तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वर्किंग जो है इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो 10 का तो नहीं, बट मैक्सिमम उन यूनिट्स का जिनका आपके लिए जानना ज़रूरी है वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ बताना था आपको। वापस टॉपिक्स पे आ जाते हैं। अपने टॉपिक आपके सामने है, विटगेंस्टीन हम देख रहे हैं। विटगेंस्टीन थोड़ा इंपॉर्टेंट फिलोसफर है। वैसे तो अगर आप बहुत सारी बुक्स में देखेंगे तो विटगेंस्टीन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। विटगेंस्टीन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही हमें देखने हैं, वही हमें पढ़ने हैं। विटगेंस्टीन, कहने और देखने में भेद। विटगेंस्टीन की सबसे फेमस बुक थी जो ट्रैक्टेटस कहलाती है, ध्यान रखिएगा। ट्रैक्टेटस के अंदर उन्होंने बहुत सारी अलग अलग फिलोसफीज बताई, या फिर मैं कहूँ अपनी सारी फिलोसफी बताई। विटगेंस्टीन के अंदर भी दो दिक्कत है। विटगेंस्टीन में भी एक फिलॉसफी पहले दी जिसको हम पूर्ववर्ती विटगेंस्टीन कहते हैं, और एक विटगेंस्टीन के जाने के बाद, या विटगेंस्टीन ने ही मरने से पहले मैं कहूँ कि अपने कुछ फिलॉसफीज को चेंज कर दिया, बाकी फिलोसफर्स ने बाद में उसी को कंटिन्यू कर दिया। उसे उत्तरवर्ती विटगेंस्टीन कहते हैं, प्री एंड पोस्ट विटगेंस्टीन। ठीक है, इसमें यह भी दिक्कत है। ठीक है, विटगेंस्टीन जो स्टार्टिंग में कहता है, विटगेंस्टीन की एक बड़ी मजेदार बात है कि वो बाद में जाकर उसे चेंज कर देता है। मतलब कि आज आपने कहा कि सर जो सूरज है वो पूर्व से निकलता है, लेकिन 20 साल बाद आप मुझे कहेंगे नहीं नहीं सर मैं गलत था, 20 साल पहले सूरज जो है पश्चिम से निकलता है। तो आप खुद ही अपनी थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। विटगेंस्टीन ने कहा कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही क्रिटिसाइज कर दूंगा कि मैं गलत हूँ। ये विटगेंस्टीन की एक ब्यूटी है। पहला कंसेप्ट, कहने और देखने में क्या भेद है। क्या टारगेट है यहाँ पर विटगेंस्टीन का? विटगेंस्टीन का टारगेट है विश्व की व्याख्या करना। जो वर्ल्ड है उसका क्रिएशन कैसे हुआ, ये क्यों बना, ये क्यों है, इसकी नॉलेज कैसे होती है, कैसा है, कब तक है, ये सब कुछ इनके अनुसार जो कुछ कहा जा सकता है, जिसको आप कह सकते हैं वर्ड्स के अंदर, जिसको आप समझा सकते हैं वर्ड्स के अंदर, उसे क्लियर वे में कहना चाहिए, स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। और जहां आपको लगता है कि यार यहां कहने में थोड़ी दिक्कत है, वहां आपको खामोश रहना चाहिए, वहां मौन रहना चाहिए। फिर दिमाग या कयास जिसको हम कहते हैं ना, तुक्का लगा रहे, वो नहीं लगाना चाहिए। विटगेंस्टीन ने बेसिकली यहाँ इस स्टेटमेंट से क्या किया, विटगेंस्टीन ने इस स्टेटमेंट को कहकर जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी भाषा है, उसकी लिमिटेशंस को समझा दिया कि भाषा की लिमिट्स क्या होंगी। भाषा की लिमिट्स हो गई क्या, कि जिस टॉपिक के बारे में आप नहीं जानते हैं वहां पर हमें खामोश रहना चाहिए, ये लैंग्वेज की लिमिटेशंस हो गई। ठीक है, और जो वाक्य सीमा का अतिक्रमण करेगा, जो स्टेटमेंट इस
रूल का या मैं कहूँ इस लिमिटेशंस को क्रॉस कर देगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैंने कहा पृथ्वी गोल है। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ये सही है, यहाँ कहा जा सकता है कि गोल है, लेकिन आपको जब पता ही नहीं है कि यार गोल है, चौकोर है या त्रिकोण है, तो आप जो भी बोलेंगे वो गलत ही बोलेंगे। तो अगर आप वो पता नहीं है फिर भी आप बोल रहे हैं तो उसमें 99% पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप गलत दिमाग लगाएंगे और उससे आपकी नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो बोलना नहीं चाहिए। हमें जो वर्ड्स हैं, हमारे जो शब्द हैं, वो लिमिट्स के अंदर काम करते हैं। क्या लिमिट्स है यहाँ पर कि जिसके बारे में नहीं पता है उसके बारे में बोलना नहीं है। यहाँ पर विटगेंस्टीन ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जो आपका वर्ल्ड है, जो सत्ता है, जो एग्जिस्टेंस हमें दिखाई देता है, उसका डिस्क्रिप्शन फिलॉसफी नहीं करता है, उसकी व्याख्या फिलॉसफी नहीं करता है, उसकी व्याख्या विज्ञान करता है। तो फिलॉसफी का काम क्या है? दर्शन का कार्य है विज्ञान ने जो व्याख्या करी है उसको लॉजिकली एनालिसिस करना, ये फिलॉसफी का काम है। कहने में और देखने में अंतर। विटगेंस्टीन कहते हैं कि जो देखा जा सकता है ना, जो देखा जा सकता है वो कहा नहीं जा सकता, पहली कंडीशन। दूसरा, जो देखा नहीं है शायद वह कहा भी नहीं जाएगा, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, जो कहा नहीं जा सकता उसको दिखाया जरूर जा सकता है, तीसरी कंडीशन। कहने का तात्पर्य क्या है? इस तरीके से अलग अलग परम्यूटेशंस करके विटगेंस्टीन आपको ये समझाना चाहते हैं कि जिस चीज को आप देखते हैं और जिस चीज के बारे में आप कहते हैं वो हमेशा सिमिलर हो, ये जरूरी नहीं है। कहने और देखने में अंतर है। इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसे आप पहली बार देखते हैं लेकिन आपको उसका नाम ही नहीं पता होता, तो आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपने देखी है लेकिन आपने समझा ही नहीं है उसको उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हो, लेकिन आप किसी को ले जाकर दिखा सकते हो कि देखो मैंने ये देखा था। दूसरा, जिसके बारे में आप समझा सकते हो वो कहीं ना कहीं उसका एग्जिस्टेंस भी होगा, अगर एग्जिस्टेंस नहीं है तो आप काल्पनिक है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इसमें डिफरेंस बताया। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड रियलिटी या एक्चुअलिटी, भाषा या वास्तविकता। भाषा व वास्तविकता। जो लैंग्वेज है वो आपके थॉट्स को लिमिट्स देती है, लिमिटेशन पैदा करती है, सीमा का निर्धारण करती है। शब्दों का जो वास्तविक निवास स्थल है वो क्या है? उनका जो सबसे कॉमन यूज है, साधारण प्रयोग, यहीं पर भाषा रहती है, यहीं पर शब्द रहते हैं, शब्द साधारण प्रयोग में रहते हैं। अब इसमें भी एक मजेदारी वाली बात हुई कि बाद में चलकर विटगेंस्टीन ने इसको भी कैंसिल कर दिया। भाषा का गलत ढंग, भाषा का अलग अलग तरीके से प्रयोग करना, ये समस्या पैदा करता है। इस समस्या से कंफ्यूजन पैदा होती है और इस कंफ्यूजन से हम वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। दर्शन का कार्य क्या है? दर्शन का काम है इस तरह की समस्याओं को सॉल्व करना, इस तरह की समस्या को सॉल्व करके उसके ऊपर एनालिसिस करके, लॉजिकल एनालिसिस करके इसको खत्म करना। सत्ता और तथ्य, एग्जिस्टेंट एंड फैक्ट भी कहते हैं, अलग अलग कंसेप्ट है। यहाँ समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, सत्ता ही जगत है, जगत ही सत्ता है। भाषा क्या करती है? भाषा इस सत्ता का एक डायग्राम है, एक चित्र है, एक पिक्चर है। इनकी तार्किक संरचना जो है, लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है इनका, वो एक जैसा है। हमें भाषा को देखकर जगत के विषय में ज्ञान हो जाता है। हम किसी भाषा को देखते हैं और जगत के, जैसे मैंने आपसे कहा कार, मैंने कहते ही आपको ये समझ में आ गया कार कैसी होती है। मैंने कहा पेड़, पेड़ तो समझते ही आपके इसके बारे में आपको समझ में आ गया कि वो क्या है। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो सब कुछ जो भी है वो इस जगत के अंदर ही है या फिर वही जगत ही है। वस्तुओं का ज्ञान जगत नहीं है, वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम एंड प्रपोजिशंस, नाम और प्रतिज्ञप्तियां। वस्तु स्थिति का जो बोध है वो प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति, जो प्राइमरी प्रपोजिशंस है उसके नामों से संरचित होता है। वाक्यों में जो कहा जाता है वही प्रपोजिशंस हैं, वही प्रतिज्ञप्तियां हैं। प्रतिज्ञप्तियां किसी वस्तु स्थिति को सूचित नहीं करती है, वो केवल उनको डिस्क्राइब करती है, उनका विवरण देती है। प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति में नामों की श्रृंखला होती है और इन नामों का अपने में कोई बोध नहीं होता, केवल एक डायरेक्शन होता है। नाम एक अर्थपूर्ण भाषा की इकाई प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों के ही अंश है। इसको आप इस तरीके समझिए, प्रतिज्ञप्तियां बोध कराती है और नाम जो है वो डायरेक्शन देते हैं। द पिक्चर थ्योरी।
इसके द्वारा भाषा किस प्रकार से जगत का वर्णन करती है, एक्सप्लेनेशन करती है, ये समझाने की कोशिश की गई है। भाषा से क्या तात्पर्य है? भाषा से तात्पर्य वो सारे प्रपोजिशंस, वो सारी प्रतिज्ञप्तियां जो अलग अलग फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, तथ्यों को सूचित करती है। तथ्य क्या है? तथ्य का मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच, अलग अलग विषय के बीच एक कॉमन रिलेशन, जिसको हम समझाते हैं, जैसे पेड़ और हरापन, पानी और गीलापन, आग और गर्मी, ये एक प्रकार का विशिष्ट संबंध हो गया, विशिष्ट प्रकार का संबंध है। ये तथ्य, ये फैक्ट कहलाते हैं। इट मीन्स, अब फिर से जब आप पढ़ेंगे, भाषा से मतलब क्या है? जो तथ्यों को, मतलब इन रिलेशंस को जो सूचित करती है वो भाषा है। अतः प्रत्येक प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति वस्तु स्थिति को ही सूचित करेगी। यदि विषय वही है और बीच में संबंध बदल गया तो चित्र में भी परिवर्तन हो जाएगा। सब्जेक्ट वही है, मान लीजिए आपकी पानी आपके सामने है, मैंने कहा पानी ठंडा होता है, अब रिलेशन बदल गया, पानी ठंडा नहीं है, पानी अब गर्म हो गया, तो पिक्चर भी बदल जाएगी। ठीक है। जगत क्या है? जगत इन तथ्यों की समग्रता है। जगत वस्तु स्थिति की समग्रता है, वस्तु की समग्रता नहीं है। इसके भी 3 सिद्धांत हैं। प्रतिज्ञप्ति और वस्तु स्थिति के जो तत्व हैं उनमें समग्रता होनी चाहिए, भौतिक तत्वों में समग्रता होनी चाहिए। प्रतिज्ञप्ति और वस्तु स्थिति की संरचना या स्वरूप में समानता होनी चाहिए। दोनों के बीच में लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए, तभी पिक्चर थ्योरी डेवलप हो पाएगी, वरना ये डेवलप नहीं हो पाएगी। द लैंग्वेज एंड फिलॉसफी, भाषा और दर्शन। शब्द वाक्य वस्तुओं का चित्र नहीं है, बल्कि भाषाई खेल का एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है। भाषाई खेल, भाषाई खेल का क्या मतलब है? वो सारे तरीके, वो सारे टर्म एंड कंडीशंस, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके द्वारा हम यह जानते हैं कि जिस भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं उसका प्रयोग अलग अलग परिस्थिति में किस तरीके से करना है। जैसी समस्या होगी वैसा उसका समाधान करने के लिए वैसी भाषा खेल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी कारण से भाषाई खेल का कोई निश्चित नियम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। भाषाई खेल का कोई निश्चित नियम नहीं होता है, केवल भाषाई अर्थ को समझा देने से समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। तो इंडिविजुअल लैंग्वेज, व्यक्तिगत भाषा। व्यक्तिगत भाषा तभी सार्थक हो सकती है जब भविष्य में भी उसी भाषा के उसी अर्थ को सार्थकता कायम हो, लेकिन यदि ये बदल गई तो इंडिविजुअल भाषा भी बदल जाएगी। द मीनिंग एंड यूजेस, अर्थ का जो चित्र सिद्धांत था उसमें जो कमियां थी उसको खत्म करते हुए उत्तर वेटगेंस्टीन्स, ठीक है, मैंने कहा था ना प्री एंड पोस्ट वाला जो कंसेप्ट था, उन्होंने इस कंसेप्ट को खत्म कर दिया और कहा सोचो मत, देखो, अर्थ को मत देखो, उसका भाषाई व्यवहार क्या, उसका एक्सपेरिमेंट या उसका यूज क्या हो सकता है, उसे देखो। इसका मतलब शब्द का एक निश्चित अर्थ माना जा रहा था पहले, ये इनकी पूर्व मान्यता के कारण बड़ी कमी थी। इनका बेसिक कंसेप्ट इतना सा है कि आप जो भी मीनिंग की बात कर रहे हैं, कोई किसी चीज को मीनिंगफुल या मीनिंगलेस क्यों कहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। मान लीजिए आप एक फोन लेकर आए और उस फोन को आपने चलाया, फोन चला ही नहीं, तो वो मीनिंगफुल थोड़ी होगा, वो मीनिंगलेस हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, आप एक फोन लेके आए, बहुत अच्छा चलता है, वो मीनिंगफुल हो गया। तो कब होगा? जब हम उसका प्रयोग करेंगे, जब यूज करेंगे। अनसर्टेनिटी, पूर्णतः निश्चितता। सरलतम की अवधारणा भ्रांतिपूर्ण है तथा पूर्णतः निश्चित कुछ भी नहीं हो सकता। ना ही तो कुछ पूर्णतः जटिल है, ना ही कुछ पूर्णतः सरल है। जहां पर पहले ये कह रहे थे सरल प्रतिज्ञप्तियां, ठीक है, जिसको हम कह रहे थे पहले कि ये सरल होते हैं, ये बहुत ही, जिसको हमने सिंपल प्रपोजिशंस है, बाद में इन्होंने क्या कहा, सिंपल प्रपोजिशंस जैसा कुछ भी नहीं होता, कॉम्प्लेक्स जैसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली इन्होंने कहा कि जब मैं एक एक्स को देखता हूं, मान लीजिए मैंने कुछ भी एक देखा, चलिए मान लीजिए मैंने गाड़ी को देखा, मैंने कहा कि सरल किसको हम कहते हैं, सिंपल किसको हम कहते हैं, कि इसको आप बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, सबसे लास्ट में एक पार्ट बचेगा जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता होगा, उसको मैं कह दूंगा कि एकदम सिंपल पार्ट है, जिसको हम कहते हैं परमाणु, जिसको हम कहते हैं एटम, लास्ट स्टेज हो गई इसकी। विटगेंस्टाइन कहते हैं कि इस यूनिवर्स में रियल में ना तो कुछ सिंपल है, ना ही कुछ कॉम्प्लेक्स है, खत्म बात। ना ही कुछ सिंपल है और ना ही कुछ कॉम्प्लेक्स है, यहाँ जो कुछ भी है वो मिला जुला रूप है, या तो वो सिंपल प्लस कॉम्प्लेक्स है या प्लस कॉम्प्लेक्स प्लस सिंपल है। लेकिन इंडिविजुअल कोई सिंपल या इंडिविजुअल कोई कॉम्प्लेक्स या कंप्लीट सिंपल और कंप्लीट कॉम्प्लेक्स जैसा इस दुनिया में नहीं पाया जाता है। पूर्णतः सरल और पूर्णतः जटिल का कंसेप्ट इस दुनिया में चलता ही नहीं।
तो कहीं ना कहीं विटगेंस्टीन जो अपनी थ्योरी थी उसी को बाद में डिनाई करते रहे और इसी तरह विटगेंस्टीन का कहानी खत्म हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे विटगेंस्टीन के बाद आपका क्वाइन है, राइल है। मैंने जब उन्हें देखा तो मेरे हिसाब से उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वाइन को अगर आप देखेंगे तो टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म सिर्फ एक ही टॉपिक है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा विशेष नहीं है। उसको अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो आप समझ जाएंगे, तो मैंने उसको एक बार के लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा आपको जो आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म है उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना के, और लास्ट 2 क्लास में यूनिट हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।